वेलकम टू सुपरव्यू क्लासेस। माई सेल्फ समर प्रताप सिंह। आज हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर 3 धातु और अधातु के प्रमुख क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ उसके अलग से भी हैं, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये थोड़ा हटके होते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन आंसर कराता हूँ वो मैं नॉर्मली जो कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं, जैसे कि थ्योरी उठाई और सीधा आंसर में पेस्ट कर दी, इस तरह के क्वेश्चन आंसर मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। वो आप मेरे जो नोट्स हैं उनमें से उतार के कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये उस टाइप के हैं जिनमें आप हूबहू कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा, और अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से बता लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत सिंपल पढ़ेंगे, उनसे भी सिंपल पढ़ेंगे, उसमें तो भी रटना पड़ता है, इसमें तो समझने की चीज है, ठीक है ना। तो ये सिंपल पढ़ने वाले क्वेश्चन है अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो, ठीक। एक बार इन पर नजर मान लीजिए। ये सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इस सेशन में। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो, ये हमारे इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। पहला है, कमरे के ताप पर द्रव है। तो देखिए, ये नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन है, हर किसी को पता होता है। कमरे के ताप पर जो द्रव धातु है वो कौन सी होती है? पारा, ठीक है। पारा हमारा एक धातु है Hg, और ये क्या होती है? नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है, -38 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लगभग ये 40 के आसपास ही होता है, 38.9, ठीक। इसके अलावा एक धातु और होती है, वो होती है गैलेनियम। उसका क्या होता है, वो नॉर्मली 29 डिग्री से, अगर 29.7 डिग्री के आसपास वो उसका गलनांक होता है, तो उतने टेम्परेचर पर वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उससे ऊपर टेम्परेचर पर, ठीक है। तो अगर 29 डिग्री से कम हुआ तो वो द्रव अवस्था में नहीं पाई जाएगी, और 29 डिग्री से ज़्यादा होता है तो गैलेनियम भी हमारी द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली तो हमारी एक ही है पारा, गैलेनियम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, चाकू से आसानी से काटी जा सके ऐसी कौन सी धातु होती है? तो देखिए, ऐसी धातु होती है हमारी सोडियम Na, ठीक है। ये प्रयोगशाला में जब आप जाओगे तो Na का बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने को मिलते हैं। Na का छोटा सा टुकड़ा आपको दिया जाता है, केरोसिन में से निकाल के केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है इसलिए। तो Na के छोटे छोटे पीसेस दिए जाते हैं आपको, ठीक है ना। तो ये क्या होती है हमारी आसानी से काटी जा सकने वाली, बहुत मुलायम होती है, जैसे केक काटते हैं इस तरह से कट जाती है। हालांकि केक से तो थोड़ा हार्ड कटती है, पर आसानी से कट जाती है। इसके अलावा ऊष्मा की कुचालक होती है। तो ऐसी कौन सी धातु होती है जो ऊष्मा की कुचालक होती है? देखिए, ऐसी धातु होती है हमारी सीसा, लेड, Pb। ये धातु हमारी क्या होती है? कमरे के ताप, ये हमारी कुचालक होती है, ठीक है। कमरे के ताप वाली हमने देख चुके हैं, अब ऊष्मा की कुचालक। तो देखिए, ये क्या होती है? हमारी ऊष्मा की कुचालक होती हैं। दरअसल जो सीसा होता है Pb, ये एक अतिशीत द्रव है। अतिशीत द्रव मतलब इसमें द्रव के भी गुण होते हैं, और ये बहुत धीरे धीरे बहता भी है। कोई पुरानी मंजिल या बिल्डिंग वगैरह देखी होगी, उसमें जो शीशे लगे रहते हैं उनको कभी गौर से जाके देखना, राजा महाराजाओं के टाइम के होंगी। उन खिड़कियों को जब आप गौर से देखोगे तो उसमें देखोगे कि नीचे की तरफ की जो खिड़की का शीशा है वो थोड़ा मोटा होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ऊपर का जो शीशा होता है वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हमारा अतिशीत द्रव भी होता है। इसके अलावा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, तो देखिए ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? तो देखो, मेन रूप से हमारी दो ही धातु हैं, सोना चांदी वगैरह, ये ऊष्मा की चालक, लेकिन इनमें भी हमारी सबसे अच्छी चालक होती है चांदी, ठीक है। तो चांदी हमारी सबसे अच्छी चालक होती है। इसको किससे दिखाते हैं? Ag से, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इतनी अच्छी चालक होती है कि सोलर पैनल तक में इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ना कि सोलर पैनल होते हैं, सोलर पैनल में धारियां सी होती हैं, इस तरह से खाने खाने से होते हैं। तो ये जो खाने खाने जिस तार के बने होते हैं ये चांदी के ही होते हैं। ये इसीलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि ये सबसे अच्छी चालक होती है। इसमें प्रतिरोध मतलब कि रुकावट ना के बराबर होती है। जब रुकावट नहीं होगी तो इसमें जितनी भी एनर्जी बनती है, सोलर पैनल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो आसानी से आ जाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लोहे पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है? देखिए, ये क्वेश्चन हमारा
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिर्फ अकेला ही क्वेश्चन नहीं है, इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कुछ इनमें भी हैं। तो इस चीज को करने के लिए हमें धातुओं की सक्रियता श्रेणी की ओर जाना पड़ेगा। और धातुओं की सक्रियता श्रेणी कौन सी होती है, इसको एक बार लिख लेते हैं। इसको ट्रिक के साथ लिखवा भी दिया था मैंने और याद भी करवाया था। लिखवा सरकाना मगल मंजन का फी कद को निशन पीवे एच और छापा, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं। बा लिख बा सर का ना मग अल मन जन कर फी कद को नी सन पीवे एच और फिर छापा सी यू एच जी ए जी पी टी और ए यू। ये हमारी सक्रियता श्रेणी थी। इसकी मदद से हम इनमें से बहुत सारे सवालों को भी निकालेंगे और भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो इनकी मदद से निकल जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें पूछा गया है लोहे पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। देखो होता क्या है, दरअसल हम विलयन लेते हैं। विलयन किसका लेंगे, विलयन हम लेते हैं अलग अलग लेके देखते हैं। Cu का ले लेते हैं, Mg का ले लेते हैं। Cu और Ag में से कोई एक ले लो, क्योंकि Cu और Ag ये कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हमारे Fe से नीचे, ठीक है। तो एक तो Fe से नीचे वाली ले ली और एक ले ली हमने Fe से ऊपर वाली। Mg भी दे रखी है। Mg कहाँ पढ़ती है, Mg पढ़ती है हमारी Fe से ऊपर और ये दोनों पढ़ती हैं Fe से नीचे। तो ये दोनों एक ग्रुप की होगी और ये दोनों ये अलग होगी, ठीक है। तो हम देखेंगे Mg की चढ़ेगी या Cu और Ag की चढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों Fe से नीचे हैं। अगर नीचे वालों की अगर परत चढ़ेगी तो Cu की भी चढ़ जाएगी, Ag की भी चढ़ जाएगी, और अगर ऊपर वालों की चढ़ती हैं तो Mg की चढ़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए मोटा मोटा मैं बता दूं कि नीचे वाली जो धातुएं होती हैं उनकी परत चढ़ाई जा सकती है और ऊपर वाली जो धातुएं होती हैं उनकी परत नहीं चढ़ेगी। जैसे कि अगर हम Zn पे बात करें तो Zn से नीचे जितनी भी धातुएं उन सबकी परत Zn पे चढ़ जाएगी, लेकिन अगर Zn से ऊपर वाली धातुओं को चढ़ाएं तो नहीं चढ़ेगी। अगर हम निकिल पर चढ़ाते हैं तो निकिल पर इन सब की परत नहीं चढ़ेगी, लेकिन निकिल से नीचे वाली जो परतें धातु हैं उनकी परत निकिल पर चढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो धातु से उससे नीचे वाली की परत चढ़ जाती है लेकिन उससे ऊपर वाली की परत नहीं चढ़ती है। तो अब हमें किसका देखना है, हमें देखना है लोहे पर, Fe पर। तो Fe कहाँ है हमारा, ये रहा, ठीक है। अब देखो तो नॉर्मली अगर रटने वाला क्वेश्चन चाहिए तो Cu और Ag की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या हमारा, नीचे वाली धातुओं की परत चढ़ जाती है, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, देखिए जब हम कॉपर या Ag का विलयन लेंगे, मान लो कॉपर का ले लिया, तो विलयन में क्या होंगे, ये आयनित अवस्था में रहती हैं धातुएं, ठीक है। जैसे Cu2+ के रूप में रहेंगी, और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, Cu2+ के बहुत सारे वो होंगे, और इसमें हमने डाल दिया लोहे की कील या लोहे की कोई चीज और उस पर हमें परत चढ़ानी है। ये किसकी है, हमारी Fe की, लोहे की। इस पे हमें परत चढ़ानी है Cu की। तो कैसे चढ़ेगी, देखिए Fe कहाँ पड़ता है, ऊपर पड़ता है, और ऊपर वाली धातुएं क्या होती हैं, क्रियाशील होती हैं। और जब क्रियाशील होती हैं तो क्या करती हैं, ये क्रियाशील क्यों होती हैं, अपना इलेक्ट्रॉन अपने आप दान कर देती हैं, इसलिए ये क्रियाशील होती हैं। तो Fe अपने इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए तैयार है। और कॉपर विलयन में क्या होगा, कॉपर आयनित अवस्था में होगा, विलयन में क्या होता है, धातु विलयन अवस्था में आयनित अवस्था में होते हैं, तो कॉपर 2+ के रूप में होगा। जब कॉपर 2+ के रूप में होगा तो ये Fe के पास जाएगा और Fe जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको लेकर Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Cu2+ Fe से इलेक्ट्रॉन लेकर किस में बदल जाएगा, Cu के रूप में बदल जाएगा और इसी के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। कॉपर यहाँ जाएगा और इसके ऊपर जम जाएगा, ऐसे ये भी कॉपर आएगा और यहाँ पर इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेके इधर Cu में कन्वर्ट होकर इधर चिपक जाएगा, ऐसे और आएगा वो यहाँ जम जाएगा। इस तरह से जितने भी कॉपर हैं वो Fe के चारों ओर आके जुड़ जाएंगे और इस पर एक परत बन जाएगी। तो
इस तरह से हमारी Fe पर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। और सेम कंडीशन Ag का भी होगा। Ag भी तो नीचे है, ये ज्यादा क्रियाशील है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगी, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये कम क्रियाशील है। ठीक, तो इस तरह से Fe पर कॉपर और Ag की परत चढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी कौन सी धातु है जिन पर सरलता से जंग नहीं लगती। तो देखिए हम इस टेबल में देखेंगे, ये हमारी क्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई है। ऊपर वाली कौन सी होती है, सबसे ज्यादा क्रियाशील, नीचे वाली क्या होती है, जैसे जैसे नीचे आएंगे वो कम क्रियाशील हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे नीचे हमारी कौन सी है, Au सोना, ये इतनी कम क्रियाशील होती है नीचे वाली की स्वतंत्र अवस्था में भी रह पाई जाती हैं, और ऊपर वाली क्या है, ये किसी न किसी से क्रिया कर लेती हैं। क्रिया करने का मतलब क्या है, नॉर्मली हवा में भी छोड़ दोगे तो ये पानी, ऑक्सीजन, नमी, इन सबसे क्रिया करके क्या कर लें, कोई जंग बन जाएगी, किसी कलर की परत चढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो एक सब क्या है, क्रिया करना होता है। लेकिन ये दोनों क्या होती हैं, तीनों स्वतंत्र अवस्था तक में पाई जाती हैं, इनसे कोई क्रिया नहीं करता। इसीलिए आपने देखा होगा कि औरतें सोने के ही गहने क्यों पहनती हैं। ठीक है ना, सोने के ज्वेलरी, अंगूठी वगैरह, तो इसलिए ये सोने के क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि ये कम क्रियाशील होती हैं। बाजी तो इतने सोने के वो पहनती हैं कि बस नहीं चलता, वरना पूरे टायर बना के पहने सोने के। ठीक है ना, अब चांदी की भी क्यों नहीं पहनती, दिक्कत ये भी तो है, चांदी भी तो कम क्रियाशील में आती है, चांदी को क्यों नहीं इतना पहनते। तो दरअसल भेदभाव जो होता है वो इंसानों में नहीं होता, धातुओं में भी होता है। ये दरअसल दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों भाई भाई हैं। लेकिन क्या है, सोना हमारा अमीर हो गया और चांदी क्या है, गरीब होगी। तो जिस तरह से इंसानों में होता है ना, अमीर आदमियों की वैल्यू ज्यादा होती है और गरीब आदमी की वैल्यू डाउन हो जाती है, सेम कंडीशन इन पे लागू होती है। सोना अमीर है, वैल्यू है इसकी, ठीक है, महंगा है, इसकी वैल्यू भरपूर है। और चांदी ये गरीब है तो इसकी वैल्यू कम है। सोने को क्या करते हैं, लोगों को अपने सिर का ताज बना के रख रखा है, इसके मुकुट बनते हैं, टीका बनाते हैं, गले में पहना जाता है क्योंकि ये अमीर है। और चांदी का क्या होता है, पैरों में पहनाई जाती है क्योंकि ये गरीब है। ठीक है ना, और कॉपर ये तो और ही गरीब है, इसको तो कोई नहीं पूछता, जबकि इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं तब भी कोई नहीं पूछ रहा। जब कभी जरूरत पड़ती है, चिट वगैरह छूटते हैं तो कभी कभी छल्ले के रूप में पहन लेते हैं, फिर भी जरूरत खत्म, इसको फेंक दिया। ठीक है ना, जैसे काम करवाते हैं ना मजदूरों को घर में बुला के, काम खत्म उसको बेच दिया। सेम हिसाब कॉपर के साथ होता है क्योंकि और गरीब है। देखा जाता है ना, कॉपर का क्या यूज होता है, तार बनाने में, दीवारों में चिनवा दिए जाते हैं तार वायरिंग के रूप में, जमीनों के नीचे सड़कों के बराबर में बिछवा दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये धातुओं में भी भेदभाव चलता है। जबकि कॉपर हमारे अच्छा है, पहना जा सकता है, लेकिन नहीं, सोने को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है। ठीक है ना, जबकि ये सभी कम क्रियाशील हैं। अब हाँ, तो कौन सी धातु है, ये नीचे की में से कोई भी लिख दो, तो मोस्टली सोना ही चलेगा हमारा, Au। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात क्या होता है, लोहे का मिश्र धातु होती है जिसमें लोहा मिला होता है, का नहीं होता है। इसका कारण बताइए। देखिए, जो गर्म जल का टैंक होता है, मतलब टैंक को गर्म करने के लिए जो बना होता है, वो हमारा कॉपर का होता है। हम लोहे वाली चीज़ों को यूज नहीं करते, ऐसा वजह क्या होती है, तो ये होता है कॉपर की विशेषता की वजह से। कॉपर जो होती है उसकी विशेषता क्या होती है, पहली बात, कॉपर हमारी नीचे पड़ती है, कम क्रियाशील है, लोहा ऊपर पड़ता है, ज़्यादा क्रियाशील है। तो जब गर्म करेंगे और जब गर्मी मिलती है तो ज़्यादा क्रियाएं कब होती हैं, जब उन्हें ऊष्मा मिलती है। तो कॉपर नीचे पाई जाती है और नीचे होने की वजह से कम क्रियाशील है, क्रिया नहीं करता। पहली विशेषता यह है कि कॉपर हमारी क्रिया नहीं करेगा, इसलिए यूज किया जाता है। दूसरी क्या खासियत है, कॉपर का गलनांक बहुत उच्च होता है, लोहे से भी ज्यादा होता है। जब गलनांक उच्च होगा तो क्या होगा, ये गलेगा नहीं, इसका अंश पानी वगैरह में नहीं मिलेगा क्योंकि ये गलेगा ही नहीं। तो दो खासियत होगी। तीसरी खासियत क्या है, देखो, ये होता है ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक। कॉपर जो होता है वो हमारा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, तो ये आसानी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हम इसमें कॉपर का यूज करते हैं, ना कि लोहे वाली मिश्र धातु का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ क्यों करते हैं। तांबे का कभी बर्तन गंदा हो जाता है तो उसको हम नींबू से साफ करते हैं,
ठीक है ना, या इमली के रस से साफ कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए होता क्या है कि जो हमारा तांबा होता है वो क्रिया करता है। क्रिया किससे करता है? जैसे Cu है, ये CO2। इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट में और क्या क्या पाई जाती है? पानी पाया जाता है, O2 वगैरह पाई जाती है, ठीक है ना, O2। इसके अलावा नमी भी पाई जाती है, H2O। इस सब से क्रिया करके क्या बनाएगा? CO3 और ब्रैकेट में OH2, ठीक है। ये क्या होता है? हमारा क्षार, ठीक है। ये क्या होता है? हमारा क्षार पदार्थ होता है। अब होता क्या है, ये क्षार होने की वजह से हम क्या लेंगे? अम्ल लेंगे। और अम्ल किस में मिलेगा? हमें खट्टी चीजों में। और इसलिए हम किसका यूज करते हैं? नींबू या इमली का रस, ठीक है। इसमें ये खट्टी चीजें हैं तो इससे क्या निकलता है? इनके रसों में अम्ल होता है। और अम्ल जब क्षार से मिलता है तो क्या होता है? लवण बनता है, ठीक है। और लवण बनता है तो क्या होता है? ये हट जाता है। तो इस तरह से इसको साफ करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? नींबू या इमली के रस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन अम्लों के मिश्रण को प्लेटिनम धातु को गलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, तो देखो प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने के लिए एक तगड़ा अम्ल की जरूरत होती है। और वो अम्ल कैसे बनता है? वो बनता है HCl और HNO3 की मिक्सिंग से, ठीक है। एक 3 पार्ट HCl के लेंगे और 1 पार्ट HNO3 के लेंगे। इस रेशियो में मिलाने से जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा अम्लराज। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर किसी इंसान के ऊपर डाल दिया तो वो अंदर ही अंदर छेद करते 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 आखिरी उत्पाद के रूप में यही निकलेगा। इसके बाद में कोई और उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जन करने के लायक ही नहीं रहेगा, इतना खतरनाक होता है, ठीक है ना। अगर आपको विश्वास नहीं होता कभी प्रैक्टिकल वगैरह में इसको करके देख सकते हो, मिला के अम्लराज बन जाएगा। और प्रयोग उसी पे करना है जो घर से फ्री हो, ऐसा नहीं है किसी इकलौते पर कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा अम्लराज अम्लों का राजा होता है, आसानी से धातुओं को गला देता है। धातुओं के ऊपर डालोगे गल जाएगी, उसके अंदर ही अंदर छेद करती हुई निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो देखिए सोडियम कौन सा होता है? कहाँ गया सोडियम हमारा? ये रहा Na। ये क्या होता है? हमारा सोडियम जो मुलायम होता था। अब इसको लैब में जब देखोगे, कभी आप प्रयोग करोगे तो आपको जब सोडियम दिया जाता है तो एक लिक्विड से में से निकाल के दिया जाता है। वो क्या होता है? केरोसिन, मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में से निकाल के चिमटी से आपको छोटे छोटे पीसेस दिए जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? खुला क्यों नहीं रख सकते? तो देखिए इसके लिए क्या है, सोडियम हमारा कहाँ होता है? ऊपर की तरफ पाया जा रहा है। ऊपर की तरफ कौन से पाए जाते हैं? जो क्रियाशील ज्यादा होते हैं। और ये इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि अगर इसको खुले में रख देंगे तो किसी न किसी क्रिया करके कुछ ना कुछ और बना लेगा, ठीक है ना। तो हमारा सोडियम क्या हो जाएगा? सोडियम नहीं बचेगा। इसलिए हम सोडियम को, ताकि किसी और से क्रिया ना करे, इसलिए हम इसको केरोसिन में डुबो के रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MgCl2 के निर्माण में तत्वों में होने वाले इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को प्रदर्शित कीजिए। तो देखो MgCl2 की हमें संरचना बनानी है और उसको हमें देखना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन किससे कहां जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि जगह खाली हो जाए। देखो Mg कितना होता है? 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8 और 2, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ये 5वें चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा, ठीक है ना, पूरा ढंग से डिटेल में समझाया जाएगा। दरअसल ये 5वां चैप्टर जो NCERT बुक्स में 5वें नंबर पे दिया है, ये पहले नंबर पे होना चाहिए। पता नहीं ये क्या सोच के 5वें नंबर पे दिया है। इसमें ही पूरी केमिस्ट्री का जो बेस है, केमिस्ट्री जब समझ में आती है तो 5वें चैप्टर से ही आती है। 5वां चैप्टर इतना बढ़िया है, पूरे तत्वों को जानोगे, धातु अधातु सब उसमें दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, सब उसी की चीज़ है। जब केमिस्ट्री खत्म हो जाती है तब वो चैप्टर आता है, क्या फ़ायदा उसका। दरअसल ये पहले होना चाहिए था, ठीक है ना। तो Mg का कितना होता है? 2, 8, 2। और ये किससे क्रिया कर रहा है? 2 Cl से कर रहा है। तो हमारे Cl के कितने? 2 हैं।
Cl का कितना होता है 17, ठीक है। MgCl2 है, तो एक Mg का है, 2 Cl के हैं, एक Mg का होगा 2 Cl का। Cl का कितना होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7, 2 8 7। अब Mg क्या है, धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। क्यों करती है, क्योंकि अपना अष्टक पूरा करना चाहती है। हर कोई अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, और अष्टक पूरा करने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। 6 इसको कोई देगा नहीं, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ही अपने बाहरी कोष कौन सा बन जाएगा, फिर इसका ये हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसके, और ये क्या बच गया 8 हो गया, तो इसका तो अष्टक पूरा हो गया बाहरी कोष में, और ये अपना चैन से रहेगी। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसका कितना हो जाएगा 7 की जगह 8 हो जाएगा, और इसका भी 8 हो जाएगा। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इसने किसको दे दिए, इन दोनों को दे दिए, और इनके क्या हो जाएंगे 7 की जगह क्या क्या हो जाएंगे 8 8 हो जाएंगे, और इन सबके अष्टक पूरे हो जाएंगे। इस तरह से ये हमारा MgCl2 बन जाएगा। अब इसमें क्या बोला गया था, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहां से कहां हुआ, Mg ने क्या करा, इसको मिटा देते हैं, 2 Cl के लिए अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। तो आयनिक है इसलिए हम सिर्फ एरो से दिखाएंगे, एक सीधे स्लैश से दिखाएंगे। तो ये हमारा संरचना है, Mg ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो इस तरह से Mg से Cl के लिए इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़ा इंटरेस्टिंग थे, अच्छे थे, ठीक है ना। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो थ्योरी वाले हैं, उनको आप सेम टू सेम उठा के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है हमारा खत्म हो गया और हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, ठीक है। थैंक यू।